नमस्कार। पिछले वीडियो में हम राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों और उनकी विशेषताओं के अंतर्गत सर्वप्रथम चित्रकला की या राजपूत चित्रकला की मेवाड़ी शैली, तत्पश्चात मारवाड़ी शैली, बीकानेरी शैली और किशनगढ़ शैली के ऊपर है वो चर्चा करने के साथ साथ इन विभिन्न राजपूत शैलियों में बने हुए चित्रों की जो विशिष्टताएं हैं, जो विशेषताएं दिखाई देती हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज की वीडियो में भी हम राजपूत चित्रकला की ही जो शेष शैलियां हैं, जैसे कि जयपुर शैली है, कोटा शैली है, बूंदी शैली है, इनके ऊपर है वो चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम राजपूत चित्रकला की ही एक और महत्वपूर्ण चित्रकला शैली जयपुर शैली के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, राजपूत चित्रकला की जो जयपुर शैली थी, उस पर प्रारंभ से ही मुगल शैली का जो प्रभाव है वो अत्यधिक दिखाई देता है, क्योंकि जब जयपुर राज्य अपने अस्तित्व में आया उस समय से ही जयपुर के शासकों द्वारा मुगलों का संरक्षण स्वीकार कर लिया गया था। संभवतः इसी कारण जयपुर शैली पर प्रारंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव है वो दिखाई देता है। जयपुर शैली में जो बने हुए चित्र हैं वो अधिकांशतः तकनीकी दृष्टि से है वो मुगल शैली के अनुरूप दिखाई देते हैं, परंतु इस शैली में बने हुए चित्रों का विषय जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी जो तकनीकी दृष्टि है उससे वो मुगल शैली के अनुरूप दिखाई देते हैं, लेकिन जयपुर शैली में जो भी चित्र बने हुए हैं उनका जो विषय है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। जयपुर शैली में जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो चित्र बने, उन चित्रों में विशेष रूप से रागमाला, भागवत पुराण, बारहमासा और गोवर्धन धारण जैसे जो चित्र बने हैं वो जयपुर शैली के बने प्रारंभिक चित्रों में उत्कृष्ट माने जाते हैं। यद्यपि इन चित्रों में स्थानीय मौलिकता अवश्य दिखाई देती है, परंतु इस शैली में बने हुए ये प्रारंभिक जो चित्र हैं इनमें भी रंगों का जो संयोजन है वो मुगल शैली के अनुरूप दिखाई देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें स्थानीय मौलिकता, इन चित्रों में जो स्थानीय मौलिकता है, इनका जो विषय है वो स्थानीय है, लेकिन रंगों का जो चयन किया गया है, जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो मुगल शैली के अनुरूप है वो दिखाई देता है। चित्रकला की जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास है वो सवाई जय सिंह, जिन्होंने 1699 से 1743 ईस्वी तक शासन किया, और तत्पश्चात सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1778 से लेकर 1803 ईस्वी तक का शासन किया। उनके शासनकाल में चित्रकला की जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। देखिए, राजपूत चित्रकला की जो जयपुर शैली है वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। इस शैली के चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कि जयपुर शैली में बने हुए जो अधिकांश चित्र हैं उनमें व्यक्ति चित्रण को, यानी पोर्ट्रेट को, व्यक्ति चित्रण की जो है वो प्रधानता मिलती है। अधिकांश जो चित्र हैं वो व्यक्ति चित्रण पर आधारित है। इन व्यक्ति चित्रों में अधिकांशतः जयपुर के महाराजाओं के चित्र जो है वो विशाल आकृति में मिलते हैं। साथ ही साथ
इन चित्रों में भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र हैं वो भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। अगर दूसरी विशेषता की बात की जाए वेशभूषा की दृष्टि से, तो जयपुर शैली में जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों पर, यानी जयपुर शैली में बने हुए चित्रों का मूल्यांकन अगर हम वेशभूषा की दृष्टि से करें तो वेशभूषा पर मुगल शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेष रूप से महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में, महिलाओं की जो वेशभूषा है उस पर मुगल प्रभाव या मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। जयपुर शैली के बने चित्रों में महिलाओं को जो है वो मुगल वेशभूषा में है वो अत्यधिक चित्रित किया गया है। जैसे कि स्त्रियों को है वो मुगल घेरदार घाघरे में दिखाया गया है। साथ ही साथ उन्हें घेरदार घाघरे के साथ साथ पजामा तथा छोटी चुंदड़ी में है वो चित्रित किया गया है। अगर आभूषणों की दृष्टि से देखा जाए तो आभूषणों पर भी मुगल शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से जयपुर शैली में देखा जा सकता है। जहां रंगों के संयोजन की बात आती है तो वहां पर स्पष्ट रूप से जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रंगों का जो संयोजन है पूर्ण रूप से मुगल शैली के आधार पर ही किया गया है। जयपुर शैली के चित्रों में लाल, पीले, नीले, सफेद व काले रंग का जो प्रयोग है वो अधिक मिलता है, जो इस शैली पर मुगल प्रभाव को दर्शाता है। पुरुषों का जो चित्रण किया गया है उनमें पुरुषों को गलमुछ यानी कि जो गोल मूछें हैं उनमें चित्रित किया गया है। उनकी ऊंची पगड़ी चित्रित की गई है। उन्हें दुपट्टा, कंधे पर है वो दुपट्टा धारण किए हुए दिखाया गया है और उनकी गर्दन जो है वो बलिष्ठ और ऊंची गर्दन दिखाई गई है तथा रंग जो है वो ताम्रवर्णी दिखाया गया है तथा उन्हें सुदृढ़ और मजबूत कंधे वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार जहां स्त्री चित्रण की बात की जाए तो जयपुर शैली के चित्रों में स्त्री की है वो कमर तक जो केश है उन केशों को स्त्री के कमर तक उनका फैलाव दिखाया गया है। यानी जयपुर शैली के जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में स्त्री के जो केश हैं यानी जो बाल हैं उनको स्त्री के कमर तक जो है वो विस्तृत दिखाया गया है। इसके अलावा चेहरे पर जो आंखों का चित्रांकन किया गया है, आंखें जो है वो बड़ी बड़ी और मादक आंखें हैं वो दिखाई गई हैं। इसी प्रकार जो उनके होठ हैं वो अत्यधिक उभरे हुए दिखाए गए हैं तथा छाती को है वो अत्यधिक उभार कर यौवन का जो चित्रण है वो पूर्ण रूप से किया गया। साथ ही साथ है वो कमर का जो चित्रण है, कमर जो है वो अत्यंत ही पतली दिखाई गई। ये जो है जयपुर चित्रकला शैली के चित्रों की प्रमुख विशिष्टताएं हैं। जयपुर चित्रकला शैली के बाद राजपूत चित्रकला की जो एक और महत्वपूर्ण शैली है वो है कोटा शैली। देखिए, राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत कोटा की जो चित्रकला शैली है वो भी अपना महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखती है। कोटा की जो चित्रकला शैली है उस पर बूंदी शैली के साथ साथ यानी राजपूत चित्रकला की बूंदी शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोटा की जो चित्र शैली है उसमें बूंदी और मुगल शैली का जो सामंजस्य है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बावजूद राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत कोटा शैली को है वो एक स्वतंत्र चित्रकला शैली के रूप में है वो स्वीकार किया जाता है। चित्रकला की
राजपूत शैली के अंतर्गत जो कोटा शैली है, उस कोटा चित्रकला शैली में विशेष रूप से धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ दरबार के दृश्यों और शिकार के जो दृश्य हैं उनका चित्रण अधिक मिलता है। ये जो दरबारी दृश्य और शिकार का जो चित्रण है वो मुगल शैली के प्रभाव स्वरूप ही कोटा शैली में है वो दिखाई देता है। कोटा शैली का जो सर्वाधिक जो विकास है वो कोटा के महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ। महाराव उमेद सिंह के समय ही चित्रकला की जो कोटा शैली है वो अपने चरम पर पहुंची। इस समय के जो अधिकांश चित्र हैं उन अधिकांश चित्रों में महाराव यानी कोटा का जो शासक है महाराव उमेद सिंह, उसको बहुधा शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली में बने हुए इन चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि जहां स्त्री का चित्रण किया गया है, स्त्री चित्रण में विशेष रूप से जो स्त्री के बाल हैं वो अत्यधिक लंबे दिखाए गए हैं। बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा ललाट और उसके साथ साथ जो नाक का चित्रण किया गया है वो नाक है वो अत्यंत ही छोटी दिखाई गई है। ठुड्डी को गोल दिखाया गया है तथा जो वक्षस्थल है यानी छातियां जो है वो उनमें अत्यधिक ऊपर उठी हुई और भार दिखाया गया है। कमर को अत्यधिक पतला दिखाने के साथ साथ इस शैली के चित्रों में आभूषण की बहुलता जो है वो दिखाई देती है। अगर अंग विन्यास की दृष्टि से कोटा शैली की विशिष्टता को हम देखें तो हम देखते हैं कि स्त्रियों के चित्रण में अंग प्रत्यंगों का जो चित्रण है वो विशेष रूप से रीतिकाल के काव्यों के आधार पर किया गया है। विशेष रूप से स्त्री चित्र में स्त्री को वो अंगड़ाई लेते हुए या वृक्ष की टहनी पकड़े हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर रंगों के संयोजन की दृष्टि से कोटा शैली का विश्लेषण किया जाए तो कोटा शैली में विशेष रूप से गहरे नीले और हरे रंग के साथ साथ यानी मुख्य रूप से गहरा नीला और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ लाल, काले व सुनहरे रंग का प्रयोग मिलता है जो कोटा शैली की अपने आप में एक विशिष्टता है। कोटा शैली के बाद राजपूत चित्रकला की जो एक और महत्वपूर्ण शैली है वो है बूंदी शैली। देखिए बूंदी जो शैली है, प्रारंभ में जो बूंदी है वो मेवाड़ के ही अधीनस्थ क्षेत्र था। इसी कारण बूंदी शैली पर प्रारंभ में जो मेवाड़ी शैली है वो मेवाड़ी शैली का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है। यानी बूंदी शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो पूर्णतः मेवाड़ी शैली में बने हुए हैं। लेकिन मेवाड़ पर या मेवाड़ जब मुगलों के संपर्क में आया यानी 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के बाद बूंदी शैली जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित होने लगी। 1625 ईस्वी के आसपास बने दो चित्र जो कि बूंदी शैली में बने हुए हैं जैसे कि रागमाला और रागिनी भैरव। इन दोनों चित्रों में बूंदी मेवाड़ शैली के साथ साथ मुगल शैली का संगम भी दिखाई देता है। यानी जब 1615 ईस्वी की संधि के पश्चात मेवाड़ शैली पर जब मुगलों का मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा तो इस बूंदी शैली पर भी मेवाड़ी शैली के साथ साथ मुगल शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा। बूंदी के शासक हाड़ा शासक सुरजन सिंह के पश्चात जब राव रतन सिंह व शत्रुशाल सिंह बूंदी के शासक बने तो उनके शासनकाल में बूंदी जो चित्रकला शैली थी उस पर मुगल शैली का प्रभाव जो है वो निरंतर बढ़ता ही गया। यानी राव रतन सिंह हाड़ा
और दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में बूंदी चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव जो है वो पूर्णतः स्थापित हो गया और मेवाड़ी शैली का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राव रतन सिंह और दुर्जन साल सिंह के समय बने चित्रों में बाग, फव्वारे, फूलों की कतारें, तारों से भरी रातों आदि का जो चित्रण है वो विशेष रूप से मुगल शैली के प्रभाव स्वरूप ही किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि मुगल शैली में ही बागों, फव्वारों और तारों से भरी हुई रातों, फूलों की कतारों, पक्षियों की कतारों आदि का जो चित्र है वो मुगल शैली की ही विशेषता है। राव उमेद सिंह के शासनकाल में तो जो चित्र बने उन चित्रों में विभिन्न ऋतुओं का भी जो बूंदी शैली में चित्रण किया गया वो अपने आप में इस बूंदी शैली की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता दिखाई देता है। यानी राव उमेद सिंह के समय जो विभिन्न ऋतुओं का जो चित्रण किया गया बूंदी शैली के चित्रों में, वो इस शैली के चित्रों में बने चित्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस काल में यानी राव उमेद सिंह के शासनकाल में कृष्ण और राधा के चित्रों को आधार बनाकर नायक व नायिका भेद के चित्र भी बूंदी शैली में कुशलतापूर्वक तैयार किए गए। यानी कृष्ण और राधा के चित्रों को आधार बनाकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में बूंदी शैली में बड़ी मात्रा में है वो चित्रों का चित्रण किया गया। इन चित्रों की बूंदी शैली के चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता ये है कि इनमें जो मानव आकृतियां जो चित्रित की गई वो विशेष रूप से गुलाबी रंग में चित्रित की गई है। यानी बूंदी शैली में बने हुए चित्रों की जो पहली विशेषता ये है कि जो मानव आकृतियां हैं वो गुलाबी रंग में चित्रित की गई हैं। जहां नारी चित्रांकन की बात आती है वहां नारी चित्रांकन में नारी को है वो अत्यधिक लंबी दिखाया गया है और नारी का जो शरीर है उसे अत्यंत ही कोमल, उसके नेत्रों को है वो अत्यंत ही उन्मिलित और जो होठ है यानी अधर उन पर है हास्य आभा को दर्शाया गया है। साथ ही साथ उसकी नाक जो है वो लंबी और नोकदार दर्शाई गई है। मुख जो आकृति है वो गोलाकार दिखाई गई है तथा सिर जो है वो शरीर के अनुपात में अपेक्षाकृत छोटा बनाया गया है, जो कि बूंदी शैली के चित्रों की पहली विशेषता है। इसी प्रकार जहां बूंदी शैली के अंतर्गत भूमि चित्रों का चित्रण किया गया है, इन चित्रों के चित्रांकन में अधिकतर वनस्पति से आच्छादित टीलों का चित्रांकन किया गया है। साथ ही साथ इन चित्रों के जो ऊपरी भाग है उनमें पेड़ों की कतारें दिखाई गई है तथा निचले से भाग में यानी चित्रों का जो ऊपरी भाग है उसमें पेड़ों की कतारें दिखाई देती है तथा जो निचला भाग है उसमें विशेष रूप से तालाब, झरने आदि का जो पानी भरा हुआ है उसमें बतखों का है वो चित्रण विशेष रूप से किया गया है। जहां रंगों के प्रयोग की बात आती है तो बूंदी शैली में सुनहरे और रजत यानी कि चांदी जैसे रंग जो होता है चमकीला, सुनहरे और रजत रंगों का जो प्रयोग है वो अधिक किया गया है। साथ ही साथ नीले, लाल, पीले व हरे रंग का जो प्रयोग है वो भी मिलता है। विशेष रूप से इसमें सुनहरे और चांदी जैसे रंग का जो चमकीला रंग है उसका प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। इनके साथ साथ है वो लाल, नीले, पीले और हरे रंग का प्रयोग भी बूंदी शैली में मिलता है। अगर विशिष्ट रंगों की विशिष्ट चित्रों में अगर रंगों के समायोजन संबंधी या संयोजन की बात की जाए तो अधिकांश चित्रों में जो हरे रंग की जो पृष्ठभूमि दिखाई गई है उस हरे रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर गुलाबी और भूरे रंगों का जो समन्वय है वो इस शैली की विशिष्टता है।
यानी कि बूंदी शैली के जो अधिकांश चित्र बने हुए हैं उनमें जो पृष्ठभूमि है वो हरे रंग की दिखाई गई है और उसके ऊपर जो गुलाबी और भूरे रंग का जो समन्वयात्मक प्रयोग किया गया है वो इस शैली की एक प्रमुख विशेषता है। इस शैली में बने हुए जो चित्र हैं उन चित्रों के जो विषय है मुख्य रूप से जो चित्र है वो राग या रागनियों के ऊपर बने हुए चित्र हैं या नायक और नायिका भेद पर बने हुए चित्र हैं या 12 मासी ऋतुओं के ऊपर बने हुए चित्र हैं या कृष्ण लीला के ऊपर बने हुए चित्र हैं। यानी बूंदी शैली में जो अधिकांश चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों का विषय या तो राधा और कृष्ण की लीला दिखाई गई है या 12 जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं का चित्रांकन किया गया है या नायक और नायिका के भेद पर है वो चित्र बनाए गए हैं। तो ये थी बूंदी शैली की विशेषताएं। अगर हम चित्रकला की इन सभी राजपूत शैलियों का जब हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं तो एक बात जो है वो निर्विवाद रूप से उभर कर हमारे जो सामने आती है वो ये है कि ये जो शैलियाँ हैं ये भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी में एक मौलिक एकता पाई जाती है। देखिए राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत ये जो भिन्न भिन्न शैलियाँ चाहे मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो, बीकानेरी हो, जयपुर हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे कोटा हो, चाहे बूंदी शैली हो, ये चित्रकला की जो है वो सूक्ष्म दृष्टि से हम देखते हैं तो ये चित्रकला की भिन्न भिन्न शैलियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम इन चित्रकला शैलियों में बने हुए चित्रों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो यह बात निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाती है कि इन शैलियों में बाह्य विभिन्नता होते हुए भी सभी में एक मौलिक एकता दिखाई देती है। यद्यपि समय के अनुकूल ये जो शैलियाँ हैं कभी अजंता शैली से प्रभावित होती रही, कभी जैन शैली से प्रभावित होती रही, कभी मुगल शैली से प्रभावित हुई और जब राजपूत शासक दक्षिणी भारतीय राज्यों के संपर्क में आए तो ये दक्षिणी भारतीय चित्रकला शैलियों से भी प्रभावित होती रही। परंतु इसके बावजूद ये सभी राजपूत शैलियाँ जो हैं वो अपनी मौलिक विशेषताओं को बनाए रखने में सफल रही। इसी कारण भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजपूत जो चित्रकला शैली है उसका अपना एक विशिष्ट महत्व और स्थान है। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के ऊपर है वो चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत हम सेंधव कला सर्वप्रथम सेंधव कला के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।